असलम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका। इस हफ्ते अली भाई फारग हैं, अवेलेबल है, तो हमने उनसे कहा कि उनसे कोई गपशप लगाते हैं। तो अली भाई, आप सुनाएं, आपका क्या हाल चाल है। तो ठीक ठाक जी। आप सुनाएं, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। सब ठीक ठाक, शुक्र है। तो अली भाई, फिर हम आज आपसे ये पूछेंगे कि ये जो रशिया ने इन्वेजन की हुई है यूक्रेन के ऊपर, इसका कुछ आप बात करें इसके ऊपर कि क्या क्यों इन्वेजन की है, इसके क्या सियासी और ग्लोबली इसका क्या इम्पैक्ट है, और फिर हम इसे आगे बात चलाएंगे। जी प्लीज। इस पर तो हमने बात की है पहले काफी डिटेल से, बिल्कुल। जो पिछले एक प्रोग्राम में कि इसका तारीखी पस मंजर क्या है। जी। और 2014 में जैसे रशिया ने ऑलरेडी क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जो साउथ है इसका, यूक्रेन का, और ब्लैक सी के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो 1997 के बाद से रशिया के ताल्लुकात जो हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं नेटो और यूरोप के साथ। स्पेशली जो नेटो की एक्सपेंशन है वो रूस के लिए जो है वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि रशिया उसको सरीहन अपने लिए थ्रेट ही समझता है। और थ्रेट है भी रशिया के लिए, क्योंकि रशिया का मौकफ, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, बहुत क्लियर है कि जब से वार्सा पैक्ट खत्म हो गया 1990, पोस्ट 1991 कोल्ड वार का इरा खत्म हो गया, यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, और जो दो बिग थे, जो दो बिग पोल थे ताकत के, उनमें से एक जो था उसकी पॉलिटिकल हैसियत और इकोनॉमिकल हैसियत जो थी वो ज़ाहिर वो नहीं रही जो पहले थी। तो वार्सा पैक्ट के खत्म होने से रशिया का यह ख्याल था कि नेटो भी खत्म हो जाएगी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो कि रशिया के खिलाफ एक अलायंस था, मिलिट्री अलायंस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना सिर्फ वो बरकरार रही बल्कि उसमें मेंबरान की तादाद बढ़ती चली गई, और आज तक मेरे ख्याल 30 के करीब उसमें उसके मेंबरान है। बेसिकली जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री हैं, जिसमें लिथुआनिया भी है, पोलैंड भी है, क्रोएशिया भी है, इवन रोमानिया भी है, ये सारे जब उसमें शामिल हो गए, ये सब पहले पार्ट थे इसका यूएसएसआर का, बाल्टिक रियासतें और ईस्ट यूरोप के जो कंट्री थे, बाल्कान स्टेट्स के जो कंट्री कुछ थे, वो सारे यूएसएसआर या उस कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा थे। तो ये अब जब से ज्वाइन करना शुरू किया इन्होंने नेटो को, तो नफसियाती असर भी हुआ है रशिया में। वहाँ की जो मिलिट्री और वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसको अपनी नजरियाती डिफीट भी समझते हैं, और वो इस चीज को कवर करने के लिए उनका ख्याल है कि हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। और प्यूटन के ज़माने में ख़ास तौर पे रशिया ने दोबारा कोशिश की अपना इमेज बरकरार रखने की, और हम देखते हैं कि गल्फ में सीरिया की जो वॉर है और उसमें बशार अल असद की जो एक बज़ाहिर शिकस्त नज़र आ रही थी, कि उसके मुकाबले में जो एक ये इस्लामी रियासत वाले हैं, खिलाफत वाले हैं, जो इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, वो बज़ाहिर कामयाब होती नज़र आ रही थी। लेकिन जैसे ही प्यूटन ने उसको सपोर्ट करना शुरू किया, बशार अल असद को मिलिट्री ऑपरेशन किया अमारात इस्लामी के खिलाफ, तो उसमें फिर हमें नजर आता है कि बशार अल असद का जो पलड़ा अब पहले से निस्बतन भारी और स्टेबल है। बेसिकली वो भी एक मैसेज था रशिया का गल्फ में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना कि हम भी यहाँ बैठे हैं, हम भी जोर बाजू भी रखते हैं। तो इसी किस्म की जो सूरत हाल है वो यूरोप के लिए थी। और यूक्रेन में जो रशिया का अटैक हुआ है, वो बुनियादी तौर पे रशियन समझते हैं कि ये हमारे हमें थ्रेट है। उनको यूरोप के साथ अगर यूक्रेन जाता है तो उसके ऊपर तो वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार थे, या नेगोशिएट हो सकता था। लेकिन यूक्रेन जो नेटो का मेंबर बनने के लिए जा रहा था, ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। और वो ये समझते थे कि अगर, चूंकि यूरोप का सबसे कंट्री अगर बनता है तो वो फिर यूक्रेन बनता है अगर उसके साथ वो शामिल होता है।
तो इतना बड़ा कंट्री अगर यूरोप में चला जाए और साथ वो नेटो का मेंबर बन जाए, तो ये क्लियर कट नजर आता है कि रशिया जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उसके बॉर्डर के ऊपर खड़ा है। वहां पे जाहिर है वेपन आ जाएगा, मिलिट्री बेसिस डिप्लॉय हो जाएंगी, मिसाइल्स लग जाएंगे, वहां पे जासूसी के अड्डे कायम हो जाएंगे, और बॉर्डर के ऊपर वो ये करना नहीं चाहता। दूसरी तरफ यूक्रेन के बारे में हमें पता है, जैसे रशिया को क्लेम है बहुत सारे मामला में कि उसको अपना हिस्सा ही समझते हैं कि ये हिस्टोरिकली हमारा हिस्सा है, और यूक्रेन में बहुत सारे रीजन्स में प्रो रशियंस भी आबाद हैं। जैसे हमने पहले बात की थी, डॉन बास रीजन जो है वो सारा प्रो रशियन है, और उसके जो इलाके थे वो तो खैर अब इन्होंने वैसे ही उसके ऊपर मिलिट्री कंट्रोल कर लिया है। इधर से इन्होंने ईस्ट का काफी इलाका ले लिया, इधर से अब साउथ का भी बहुत सारा इलाका जो है वो रशियंस ले गए हैं। तो बुनियादी तौर पे उनको अपनी जो था तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो समझते थे कि ये नागज़ीर है कि हम यूक्रेन को रोकें कि वो ना सिर्फ ये कि यूरोपीय यूनियन की तरफ ना जाए, बल्कि नेटो की तरफ बिल्कुल ना जाए। ये हम अपनी टेरिटरी के लिए और अपनी आज़ादी के लिए इसको हम खतरा महसूस करते हैं। शुक्रिया अली भाई, बड़ा अच्छा आपने इंट्रो दिया। मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब रशिया ने इन्वेजन की थी तो ऐसा इंप्रेशन था कि मतलब ये तो विद इन अ डेज जो है वो फॉल कर जाएगा यूक्रेन, और रशिया इतनी बड़ी मतलब ताकत है, साइज बहुत बड़ा है, हिस्टोरिक ताकत रहा है, और मतलब और बहुत मिलिट्री माइट बहुत ज्यादा है रशिया की। लेकिन 4 महीने गुजर चुके हैं और कोई इस तरह के जो एक आम राय है कि बकायदा रूस ने अपनी फतह का ऐलान नहीं किया, या जैसे ही कह ले, या दूसरी राय ये है कि जो यूक्रेन है वो मतलब बड़े दिफा कर रहा है। तो क्यों ये कुछ आप बताएं कि 4 महीने गुजर गए और उस तरह रशिया काबू नहीं कर सका, और ये जो यूक्रेन रेजिस्ट कर रहा है, इसकी क्या कहानी है? मेरा ख्याल है जो उनका गोल था रशियंस का, जिस हद तक वो चाहते थे इन्वेड करना, या जिस हद तक वो अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहते थे, वो उन्होंने कर लिया है। अब ये लोहांस्क, डॉनबास, मैरियोपोल, फिर इधर से जो उड़ीसा, इधर क्रीमिया, ये सारे एरियाज तो वो कवर कर गए ना। यहाँ तक तो वो पूरी जो बॉर्डर लाइन है, छोटा इलाका नहीं है जो ले गए हैं, हजारों किलोमीटर का वो इलाका बनता है, मुरब्बा किलोमीटर का एरिया बनता है, जिसको उन्होंने कवर कर लिया है। उधर से बेलारस वाली साइड से भी, ये वेस्ट वाली साइड से भी उन्होंने काफी हद तक कवर किया हुआ है। जहां तक बात है ना कीव की, उसको इन्होंने अभी तक अटैक नहीं किया था, लेकिन अभी चंद दिनों से खबर आनी शुरू हुई है कि कीव की तरफ भी अब इन्होंने अटैक्स शुरू कर दिए हैं। रेजिस्टेंस भी हुई है, ये नहीं कि रेजिस्टेंस नहीं हुई। यूक्रेनियंस भी आगे से लड़ने वाली कौम है, जंगजू लोग हैं। बाकी यूरोपियन की तरह वो कदीम यूरोपियन तो खैर सारे लड़ने वाले थे, इन्होंने एक फतूहात की तारीख है यूरोप की भी, लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में हम देखें तो यूक्रेनियंस जो हैं वो लड़ने वाले लोग हैं, और वो बड़े जज्बे से लड़ रहे हैं। लेकिन जंग जो है आजकल की, देखें उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि घर में बैठ के डिफेंस करना ना एक मुश्किल काम है। आप किसी जगह टेरिटरी पे अटैक करने जाते हैं तो वो एक और टास्क है। अभी तक रशिया के ऊपर तो कोई मिसाइल फायर नहीं हुआ, मॉस्को पे तो कोई बम नहीं गिरा, या रशियन टेरिटरी में तो एक बम भी नहीं गिरा। जितनी डिस्ट्रक्शन हुई है वो तो यूक्रेन में हुई है, और यूक्रेन को तो उन्होंने हाल चला दिया उसके बहुत सारे शहरों में, जैसे महसूस होता है तबाह बर्बाद करके रख दिया, उसकी इकोनॉमी तबाह कर दी है, उसके जितने मिलिट्री आर्सेनल्स थे वो तबाह कर दिए, जितना असला जा रहा है यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, वो सारे आर्सेनल्स तबाह कर दिए। उनकी मिलिट्री जो है वो जाहिर है वो बहुत सारी जगहों से पसपा हुई है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इनकी इंटेंशंस जो थी वो दो तीन है। एक तो वो कहते हैं डीमिलिटराइज किया जाए, फिर डी नाजिफिकेशन का उसका था कि इसको डी नाजिफाई किया जाए और इसको न्यूट्रल जोन बनाया जाए, और यहाँ पे किसी यूरोपियन ताकत के अड्डे, मिलिट्री अड्डे कायम नहीं होने चाहिए। अब जैसे जैसे साथ साथ निगोशिएशन चल रही है, कभी रुक जाती है, कभी चल पड़ती है। निगोशिएशन में जो खबरें आ रही हैं उसमें तो बड़ी वाजे बात आई है कि जो सदर
हैं ये जो ज़ेलेंस्की है, इन्होंने कहा है कि ठीक है हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, ये इस हद तक को मान गया है, ओके। वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन नेटो, ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये निगोशिएशन जरूर करेंगे कि ठीक है वी कैन बी अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वी कैन बी पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, लेकिन ये नेटो का पार्ट नहीं बनेंगे। तो बेसिक तो यही होता है ना, प्रेशर डालना, और प्रेशर तो रशिया ने डाला उसके ऊपर, और अमली तौर पे तो कोई आगे नहीं आया यूक्रेन को बचाने के लिए। सही। तो यूक्रेन तो सैंडविच बन गया ना दो बड़ी ताकतों पीछे के से उन्होंने दरमियान। हाथ तो रखा हुआ यूक्रेन के ऊपर, पीछे से। रखा हुआ है, लेकिन हाथ रखा है, लेकिन जितने के अग्रेसिव रशियन हुए हैं तो टेक, अब देखो ये अफगानिस्तान में और यूक्रेन में बड़ा फर्क है। अच्छा। कुछ लोग इस चीज को मिला रहे हैं कि प्रॉक्सीज अफगानियों, अफगानिस्तान की सरजमीन पे प्रॉक्सी लड़ना बिल्कुल डिफरेंट वॉर गेम है, यूक्रेन की सरजमीन पे प्रॉक्सी लड़ना बिल्कुल डिफरेंट वॉर गेम है। वो कैसे? वहां पे, और वहां पे रशियंस ऐसे कभी आए भी नहीं थे अफगानिस्तान, सही। उनकी तो वहां पे कभी 4 डिवीजन फौज भी नहीं इकट्ठी हुई थी, वो तो उन्होंने बस एक, उसको तो मिलिट्री ऑपरेशन ही समझते थे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन है। ओके। अच्छा अली भाई, आप इंग्लैंड में रहते हैं, इस जंग के असरात यूरोप और इंग्लैंड तक समाजी सियासी लोगों की जहनों के ऊपर क्या महसूस किया आपने? देखिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो आया है वो तो इकोनॉमिकल आया है लोगों पे, और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, माशी असरात ऐसे होते हैं जिनसे हर कोई मुतासर होता है। सही। पूरे यूरोप में इसके बड़े सख्त नताइज सामने आए हैं, खास तौर पे सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में। सही। और उसमें से जो ऑयल प्राइसेस जैसे ऊपर चली गई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से कॉस्ट हर चीज की बढ़ गई है, यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अब ये सीरीज होती है सारी, देखें पहले कोविड ने दुनिया को हिलाया और इस रीजन को बहुत ज्यादा मुतासर किया। कोविड के बाद ये जो रशियन फिनोमिना है, यूक्रेन की वॉर जो है, इसने दुनिया को हिला के रख दिया। तो ये जो दूसरी चोट लगी है, ज़र्ब लगी है माशी मामलात के ऊपर, इसने तो यूरोप के लोगों को बहुत ज़्यादा हिला दी। महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी भी हो गई है। बरतानिया में ब्रेग्जिट एक तीसरा फिनोमिना है, 3 जो है बहुत बड़े फैक्टर नज़र आ रहे हैं, और इकोनॉमी डेफिनेटली उसकी वजह से बड़ी डिप्रेस्ड है। तो लोग ओवरऑल तो, यहाँ का सिस्टम ऐसा है इन मुल्कों का कि लोग परेशान होते हैं, उनके हालात भी बुरे होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी लोग सड़कों पे नहीं आते, या इतनी जल्दी वो प्रोटेस्ट की पोजीशन में नहीं आते। लोग अपने मामलात में इतने ज्यादा फंसे हुए होते हैं। लेकिन ओवरऑल बहुत तंगी है, लोग बहुत तंग हैं, परेशान हैं। लेकिन एक वेस्ट में देखें, एक मीडिया ने भी जो एक इमेज क्रिएट किया हुआ है, रशियंस को एक लंबे अरसे से थ्रेट समझा जाता है। रशियंस के बारे में वेस्ट में, अमेरिका में जो एक किया गया है ना पूरा, इसके बारे में हवा क्रिएट किया गया है। लोग रशिया को प्रॉब्लम समझते हैं, बहुत सारी दुनिया रशिया को प्रॉब्लम समझती है। एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर से तो कोई आम लोग तो उससे वाकिफ नहीं होते कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, मामला क्या है। ज्यादातर लोग तो अपने मसाइल का जिम्मेवार आमतौर पे दुश्मन को, या जिन कौमों को दुश्मन बना दिया जाता है, उन्हीं को समझते हैं। अब पोलैंड की और लिथुआनिया की जो गैस बंद की है रशिया ने, उसको एक किस्म की सजा दी ना, कि तुम वैसे तो नेटो लाई हो, पहले तुम मेरे साथ थे तो ये तुम लोग गैस लेते, तो उनकी गैस बंद कर दी है। अब जर्मनी की और फ्रांस की गैस भी रशिया से आती है। अब सर्दियां जब आएंगी आगे, जब ये गैस इनको नहीं मिलेगी, तो फिर जाहिर है इनका इम्पैक्ट तो बहुत पड़ेगा ना। और ये कतर से मंगवाएंगे, या इसराइल से मंगवाएंगे, या अमेरिका से मंगवाएंगे, जैसे सौदे हो रहे हैं, बात हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग और बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ पे यूके में स्कैंडिनेवियन कंट्री से गैस आती है, तो यहाँ डबल प्राइसेस हो चुकी हैं गैस और बिजली की।
तो इम्पैक्ट तो पड़ा है बहुत ज्यादा, और आगे मजीद इम्पैक्ट पड़ेगा। ये नहीं कि हालात कुछ जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इन्फ्लेशन बढ़ गए हैं, अमेरिका की इकोनॉमी आपके सामने है, यहाँ की इकोनॉमी, तो ये तो मामलात एक और रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। अली भाई, आप आपसे आखिरी सवाल करता हूं मैं कि ये इस जंग के बाद आप यूरोप का मंजरनामा कैसे देखते हैं? यूरोप का मंजरनामा, इनको कुर्बानी तो देनी पड़ेगी जो ये दे रहे हैं आजकल हैवी कॉस्ट के ऊपर। दूसरी तरफ देखिए, रशिया जो है वो किस हद तक सस्टेन करता है, सारा क्वेश्चन इस पे है कि आप रशिया के असाब जो हैं वो कितने मजबूत हैं, और यूक्रेनियंस भी किस हद तक इस जंग को जारी रखते हैं। ये इन दोनों पे डिपेंड करता है। यूरोप की कोशिश यही होगी कि वो रशिया को कवर कर जाएं यूक्रेन के जंग के आड़ में। उसकी जैसे पाबंदी लगा दी है इन्होंने, यूके ने भी, अमेरिका ने भी, यूएनओ ने भी, बाकी दुनिया ने भी उनके ऊपर इक्तसादी पाबंदियां लगा दी हैं। आज की खबर थी स्विफ्ट सिस्टम जो है मनी ट्रांसफर का, यूरोप का जो दुनिया का सबसे बड़ा और सेफेस्ट सिस्टम है, उसमें से इन्होंने उनके कई बैंक्स निकाल दिए हैं। तो इम्पैक्ट तो रशिया की इकोनॉमी में पे आया है। वो हो सकता है नियर फ्यूचर में उनका भी कोई वो डिफॉल्ट कर जाए, ना पे कर सकें अपने जो डेट्स वगैरह हैं। लेकिन यही डिपेंड करता है कि रशिया कितना सस्टेन करता है, वो कितना कवर करता है सारी सिचुएशन। अगर तो रशिया सस्टेन ना कर सका और उसने यूक्रेन को एज इट इज निगोशिएट करके इसी हाल में छोड़ दिया, थोड़ी बहुत उसने अपनी इज्जत भी रख ली, जो उसने ईस्टर्न इलाका ले लिया वहां पे, चूंकि ऑलरेडी प्रो रशियंस हैं। यूरोप भी इस बात पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी, ठीक है ये प्रो रशियंस लोग हैं, यहाँ पे हम एक बफर स्टेट बनने की इजाजत दे देते हैं, और यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन का हिस्सा अगर वो बना लें तो फिर नेक्स्ट जाहिर है यूरोप के लिए ये एक बड़ी अच्छी खबर होगी, क्योंकि यूक्रेन से एग्रीकल्चर सारा यूरोप में आता है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो यूरोप के लिए खुल जाएंगे, इनके लिए इनका ज्योग्राफी बहुत वसी हो जाएगा, एक नया इनको एरिया मिल जाएगा। जो इंडस्ट्री ये चाइना जाके लगाते थे वो यूरोप यूक्रेन में जाके लगा सकते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी तो आ सकती है, पर डिपेंड्स ऑन फर्दर कंडीशंस, एग्रीमेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस। शुक्रिया अली भाई, बहुत बहुत बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की आपने। और नाजरीन, इसके साथ अच्छा, ही इसमें मैं इसमें एक दो छोटी छोटी बातें और भी मैं इजाफा कर दूं। रशियन जो है, अब प्रॉब्लम अभी आप इसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि ये तो हम बात कर रहे हैं ना कि अगर ये रुक जाए सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ रुकता नजर नहीं आ रहा। इधर से स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है वो फिनलैंड और स्वीडन ये भी चाहते हैं कि हम लोग नेटो का हिस्सा बने। अच्छा, अब फिनलैंड जो है इसका तो बॉर्डर मिलता है रशिया के साथ, और ये थोड़ा सा नीचे से ना इसका भी मिलता है बॉर्डर, स्वीडन का भी। आई एम नॉट प्रिटी श्योर, लेकिन मेरे ज़हन में जो नक्शा आ रहा है कि मेरा ख्याल है नीचे से मिलता है इसका भी बॉर्डर। तब होता ये है कि स्वीडन और ये जो फिनलैंड है, यहाँ पे डेली बेसिस पे रशियंस वायलेट करते हैं इनकी फजाई हदूद को, इनके समुद्रों को भी वायलेट करते हैं। इनको थ्रेट दे रहे हैं वो कि खबरदार तुम लोग नेटो में गए तो। उन्होंने इनको भी वार्न किया कि तुम लोगों ने नेटो ज्वाइन नहीं करनी, क्योंकि रशिया इनको भी थ्रेट समझता है ना कि ये भी नेटो में चले गए तो फिर वही वाली बात कि जैसे यूक्रेन से डर था कि यहाँ सारे आ जाएंगे, वेपन्स आ जाएंगे, मिसाइल्स आ जाएंगे। तो ये सारी कश्मकश भी चल रही है, और फिनलैंड और जो आपका है स्वीडन, ये निगोशिएट कर रहे हैं, बहुत करीब है कि ये ज्वाइन कर जाएं नेटो, लेकिन रशिया का इनको डर है। और ये कौमें भी ऐसी हैं, लड़ने वाली कौमें नहीं है ये भी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनके ऊपर तो बड़ा इल्जाम था ना स्वीडिश पे कि इन्होंने हिटलर को नहीं रोका, उनको सीधा जाने दिए, जॉर्ज हमारी जान छोड़ो। तो लड़ने वाली कौम तो नहीं है ये भी। तो दूसरी तरफ से टर्की भी स्वीडन के खिलाफ है। टर्की एक सबसे स्ट्रॉन्ग, नहीं तो मोस्ट स्ट्रॉन्ग एलाई है इसका नेटो का, और इम्पोर्टेंट एलाई है। तो वो भी खिलाफ है कि भी स्वीडन ना ज्वाइन करे नेटो, क्योंकि स्वीडन ने जो कुर्दिश मूवमेंट थी
उसमें टर्की का साथ नहीं दिया था, कुर्दों का साथ दिया था, तो इसलिए ये उनके भी खिलाफ है कि ये नेटो ज्वाइन ना करें, और इस पे तैयब एर्दोगान ने भी बड़ा स्टैंड लिया था। तो ये सारी कश्मकश चल रही हैं, और नेटो वर्सेस यूरोप एंड रशिया, ये जो ट्रायंगल है इसमें काफी डिस्प्यूट और काफी इसके अंदर अभी मामला ऐसे हैं जो कि सॉल्व नहीं हुए और जल्दी सॉल्व होने का उनका इम्कान भी नहीं है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि सभी लीडर्स अगर अपनी पूरी कौम के लिए, पूरी जो अवाम है उसके 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 मफाद में अगर सोचें, तो इन मामला को ये लोग किसी न किसी नहज पे सॉल्व करने की कोशिश करें, अदरवाइज तो मामला खराब है। दूसरी तरफ मैं रशिया का सोचता हूँ तो वहाँ बड़े बड़े नाम नजर आते हैं। वो अपना मैक्सिम गोर्की का सरजमीन है, टॉल्स्टॉय की सरजमीन है, दोस्तकी उसकी है, दोस्तगी उसकी सरजमीन है। इतने बड़े बड़े नाम हैं, उनको भी तो वो लोग पढ़ते होंगे ना। और टॉल्स्टॉय जैसा आदमी जिसने वॉर एंड पीस लिखा, और जिसने नेपोलियन का जो अटैक था रशिया का उसको देखा, और उसके ऊपर जो उसने फिक्शन लिखी है, तो उनको, उन लोगों को भी जब हम देखते हैं, सोचते हैं, तो फिर ये ख्याल पैदा होता है कि नहीं भाई, ये दुनिया इतनी जल्दी ना तबाह होनी चाहिए, और ना उधर से डिस्ट्रक्शन के लिए इस तरह की कोशिश होनी चाहिए, और ना यहाँ से होनी चाहिए। तो आई होप सो कि मामला जो है किसी बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। अभी तो खैर मामला गर्म है, लेकिन कोशिश है सबकी, और हमारी तो नेक तमन्नाएं और बेस्ट विशेस हैं कि ये मामला बेहतरी की तरफ जाएं। अदरवाइज तो जो चीजें बज़ाहिर नजर आती हैं वो ठीक नहीं है। शुक्रिया अली भाई, बहुत बहुत आपकी नेक ख्वाहिशात के साथ ही हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। ओके नाजरीन, आप जरूर हमें बताइएगा कि अली भाई के तबसरे आपको कैसे लगे। किसी बात से इख्तलाफ हो तो जरूर कमेंट करें, हमें आपके तबसरों का इंतजार रहेगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज।